क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। तो इसमें सबसे पहले हम उन आकृतियों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D और एक आकृति होती है आपकी 3D। अगर आप सुने होंगे तो 2D और 3D। डी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन, विमाएं। ठीक है ना भाई, डी का मतलब होता है डायमेंशन यानी कि विमाएं होता है 2D और 3D आकृति। तो 2D आकृति जिसमें क्या होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। क्या होती है, जिसमें दो चीज होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, वो आपका 2D आकृति कहलाती है। और 3D आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है, वो क्या कहलाती है, 3D, 3 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब विमा। तो 2D के अंतर्गत कौन कौन डायग्राम आता है आपका, कौन कौन से शेप से आते हैं, तो वो है आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज। ये सब कौन सी आकृति है, ये है 2D आकृति, जिनमें सिर्फ क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। वर्ग में क्या होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। क्यूब बोलता हूँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना भाई, तो ये सब कौन सी आकृति है आपकी, 2D आकृति है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज होते हैं। तो 3D में कौन कौन आता है, 3D में आता है आपका घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु और बाकी आगे और भी है, प्रिज्म है। ठीक है ना भाई, पिरामिड है, ये सब। तो ये क्या होती है, 2D विमाएं और ये होती है आपकी 3D विमाएं। तो 3D विमाएं जिसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे घन क्यूब, देखिए वो खेलने वाला क्यूब, जानते हो नहीं भाई, तो उसमें क्या होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, साथ में हाइट भी होती है, ऊंचाई भी होती है। उसी प्रकार घनाभ, घनाभ का एग्जाम्पल क्या है आपका, ईंट। ईंट है ना, देखे होंगे, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, साथ में ऊंचाई भी होती है, तो वो घनाभ का एग्जाम्पल है। तो ये सब कुछ क्या है, आपके 3D आकृति है और ये आपके 2D आकृति है। तो इस पाठ में हमको क्या करना है, इस पाठ में हमको सिर्फ दो ही चीज पढ़ना है, एक हमको पढ़ना है वर्ग और एक हमको पढ़ना है आयत। और कुछ और पढ़ लेंगे जैसे त्रिभुज, कुछ इसमें का भी बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ये दोनों चीज है, वर्ग और आयत। बाकी ये सब भी देखेंगे। तो इनके बहुत सारे क्या है, फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को सबसे पहले हमें क्या करना है, याद करना है। बिना फार्मूले याद किए आपका ये सवाल कभी नहीं बनेगा। समझ में आ रहे हैं, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इनके फार्मूलों को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि वर्ग में क्या होता है, आयत में क्या होता है, वर्ग किससे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं। ठीक है ना भाई, फिर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे क्षेत्रफल, फिर परिमाप। तो ध्यान से देखते रहिए। क्षेत्रफल, एरिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसके द्वारा स्थान घेरा जाता है। तो किसी समतल वस्तु द्वारा स्थान घेरा गया, तो किसी समतल वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, वो क्या कहलाता है, आपका क्षेत्रफल कहलाता है। किसी समतल वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। जैसे मान लो ये बुक है, ये आपका क्या है, पुस्तक है, तो इस पुस्तक ने जितना जगह घेरा है वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, इसने जितना जगह घेरा है वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। कोई भी चीज जितना जगह घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। फिर एक शब्द आपको देखने को मिलेगा परिमाप, और इसी को बोलते हैं परिमिति। और एक शब्द आपको देखने को मिलेगा परिधि। इन सब का मतलब एक ही मतलब है, लेकिन परिधि का यूज किसमें करते हैं,
परिमाप का यूज किसमें करते हैं, ध्यान से देखना। तो परिमाप या परिधि क्या होता है, किसी भी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, कोई भी समतल आकृति हो, ठीक है ना भाई, तो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, वो क्या कहलाएगा, उसका परिमाप। जैसे इसमें 1 2 3 4 चार भुजा है, चारों भुजा की वैल्यू दी रहेगी, उन सबको जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको, परिमाप या परिमिति। लेकिन ये परिधि शब्द इधर ध्यान से सुनिए, परिधि किसके लिए यूज होता है, सर्कल के लिए। जैसे मुझे पता करना है ये सर्कल जो बनाया हो कितना लंबा है, कितनी भुजा है, तो इसमें तो सिर्फ मुझे वन साइड ही दिख रही है, दिख रहा है ना भाई। अगर मैं इसको 20 से काटूं और ऐसे फैला दूं तो एक तार की भांति दिखेगा, और इसको मैं राउंड शेप दे दिया हूं, गोला बना दिया हूं, एक वृत्त बना दिया हूं, सर्कल, तो ये वास्तव में ये जो है इसकी परिधि, तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये तार है, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई ही तो क्या होती है, परिधि है, इसको सर्कल के रूप में परिधि बोला जाता है। तो ये सर्कल की लंबाई है, जो परिधि बोलते हैं वो वास्तव में क्या है, इसकी लंबाई है। और परिमाप की लंबाई मतलब मैं इसकी चारों भुजा को जोड़ दूं तो ये कितना लंबा है पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको काटूं, काट दिया, या इसी को देखो, इस तार से मैं चाहूं तो एक सर्कल क्रिएट कर सकता हूं, इस तार से मैं ऐसे एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर भी तो बना सकता हूं। तो वास्तव में इस सब का परिमाप का मतलब क्या है, उसकी लंबाई। समझ में आ रहा है ना भाई, ये सिंगल लाइन था, इसी को मैंने क्या किया, ऐसे किया, बीच से ऐसे मोड़ दिया, इस तार को ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, आयत बन गया, स्क्वायर बना दिया। समझ में आ रहा है। तो वास्तव में ये तार की क्या है, लंबाई। तो परिमाप या परिमिति या परिधि का मतलब, लेकिन परिधि शब्द यूज किया जाता है आपके सर्कल के लिए, और परिमाप या परिमिति वर्ग या आपका आयत, इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, परिमाप सभी भुजाओं का योग, चाहे वो 4 भुजा रहे, 3 भुजा रहे, 5 भुजा रहे, 10 भुजा रहे, सभी भुजाओं को जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा परिमाप कितना है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब हम इसके थोड़े यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या होती है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, और आयतन। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं आयतन, ठीक है ना भाई, आयतन क्या होता है। चलिए, आयतन, आयतन में एक चीज आपको पता होना चाहिए, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाती है, आयतन। यानी कि हम इसमें पता करेंगे सीधी सी बात, उसकी क्षमता। आयतन में क्या पता किया जाता है, क्षमता। जैसे मैं पता करूंगा कि एक टंकी है, पानी की टंकी है, ठीक है ना भाई, ये क्या है आपकी पानी की टंकी, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आएगा, पानी डालूंगा तो जगह घेर रहे हैं ना, तो कितना पानी आ रहा है, इस टंकी की क्षमता कितनी है, कितना पानी आ सकता है इसके अंदर, 20 लीटर, 30 लीटर, 20 ड्राम, 30 ड्राम, 20 बाल्टी, पता नहीं जितना भी। तो ये टंकी की क्या होगी, क्षमता। और इसी क्षमता को एक और नाम से जानते हैं, धारिता। याद रखना, ये दोनों का मतलब क्या है, एक ही। अगर पूछ देंगे कि बताओ टंकी की धारिता क्या है, टंकी की क्षमता क्या है, तो हमको वो बोल रहे टंकी में कितना पानी, दूध, जो भी है तेल आ सकता है, तो ये टंकी की क्षमता है। जैसे एक बाल्टी, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो बाल्टी की क्षमता हुई। तो कोई वस्तु अपने अंदर जो जगह रहता है या किसी चीज को अपने अंदर समा सकता है, वो क्या कहलाता है, आयतन। समझ में आ रहा है ना भाई, ये हो गया। लिखो, अब हम इन सब की इकाई देखेंगे, तीनों का इकाई, क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि या आयतन, इनका यूनिट। चलो इधर बता रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। हम सब का क्या देखेंगे, इकाई, यूनिट। चलिए इधर ध्यान से देखना, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा किसमें नापी जाती है, वर्ग में। किसमें, वर्ग में। याद रखना, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा किसमें मापी जाती है, वर्ग में। अब जैसे कैसे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, ठीक है ना, कैसे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ऐसे मापा जाता है। और इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर,
तो याद रखना, जब भी हमको क्षेत्रफल पूछेगा प्रश्न में तो वर्ग नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना इस बात को। तो देखो, प्रश्न अगर सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिखो, या हिंदी में ऐसे लिखो वर्ग सेंटीमीटर, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। वर्ग मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। उसी प्रकार परिमाप, परिमाप की यूनिट क्या होती है, उसमें स्क्वायर नहीं होता, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। आ रहा है समझ में? परिमाप, परिमिति या परिधि, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें वर्ग नहीं होता है। आयतन में क्या होता है, आयतन में होता है क्यूब, लेकिन उसमें वर्ग ही क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? देखो, क्षेत्रफल में क्या होता है, जैसे मैं इसमें बोल रहा हूं, ये क्या है, रेक्टेंगल, आयत है। आयत में सिर्फ क्या होती है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, तो दो ही तो डायमेंशन है, इस कारण वहां क्या लगता है, स्क्वायर। और आयतन में क्या होती है, जैसे ये पानी की टंकी बनाया हूं मैं, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, साथ में हाइट भी है, तीन चीज है, इस कारण इसका जो आयतन का क्या बनता है, यूनिट क्या बनता है, सेंटीमीटर घन, घन सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हैं क्यूब, या बोल सकते हैं हम घन मीटर, इस तरीके से। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, या इसी को लिखते हैं घन मीटर, ये घन सेंटीमीटर या घन मीटर, इस तरीके से हिंदी में लिखो, या ऐसे लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर का क्यूब या मीटर का क्यूब। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इनको याद रखना है, यूनिट हमेशा बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा, और नहीं तो फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा भाई, तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए, आयत, रेक्टेंगल क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे भाई, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, इस तरीके से रहेगा, और इसी से क्या बनेगा, इसकी परिभाषा। ये क्या है आपका, एक आयत का चित्र है, इसमें जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, लंबाई, और छोटी भुजा क्या होती है, चौड़ाई। तो आयत में एक चीज याद रखना, हमेशा उसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है, और चौड़ाई हमेशा छोटी होती है। जैसे ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, आयत। ये जो आपका दरवाजा दिख रहा है, ये क्या है, आयत, ठीक है ना भाई। ये जो आपका विंडो है वो क्या है, आयत, ठीक है ना भाई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, क्या इसमें चार भुजा दिख रहे हैं, क्या है, एक दो तीन चार, है ना भाई। तो ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा की लंबाई, ये देख लो लंबाई सेम है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। तो आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, आयत। लिख लोगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की, यानी कि ये आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। और इसके जो कोण बनते हैं, चारों कोण, वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि आपको मैं बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, टोटल 360 अंश। तो ये क्या कहलाता है, आयत। समझ में आया किसे कहते हैं। अब हम इसका देखेंगे सूत्र। तो पहला सूत्र लिखेंगे क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे मुझे पता करना है, मैं इतना इसमें डायग्राम बनाया हूं, ये बोर्ड में कितना जगह घेरा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। तो ये निकल गया आयत का क्षेत्रफल। याद रखना, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा आयत का निकालेंगे हम लोग परिमाप। तो अभी मैं आप लोगों को बताया हूं परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, लंबाई चौड़ाई, फिर लंबाई फिर चौड़ाई। समझ में आ रहा ना। अब मैं आपको इसका सूत्र कैसे निकलता वो बता रहा हूं। जोड़ो चारों भुजा को, लंबाई धन चौड़ाई, ये हो गया, फिर से ये तो लंबाई है ना, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो देखो कितने लंबाई दिख रहे हैं, दो, तो जोड़ के कितना बनेगा, दो लंबाई बनेगा, धन चौड़ाई कितना है, दो, तो ये भी क्या बनेगा, दो चौड़ाई।
इधर देखो ध्यान से, ये सूत्र कैसे निकल के आता है, सूत्र बना रहा हूं इसका, दोनों में 2 है, कॉमन निकलेगा 2, कॉमन वही निकलता है जो दोनों में होता है, तो दोनों में 2 था, मैंने बाहर कर दिया। अब जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो बचा क्या, लंबाई, और इधर क्या बचा, चौड़ाई। तो इस तरीके से आयत का परिमाप का सूत्र ये रहा वास्तव में, 2 गुणा, इसके बीच क्या संबंध है, गुणा का, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो ये आ गया आयत का परिमाप का सूत्र। और वास्तव में ये क्या है, लंबाई धन चौड़ाई सभी भुजाओं का योग, तो 4 ही तो भुजा है ना, लंबाई चौड़ाई। तो इस तरीके से परिमाप का सूत्र ये होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब इसमें हम एक चीज और निकालेंगे, आयत का विकर्ण। अब विकर्ण कैसे, ध्यान से देखो, इधर देख लो फिर लिखते रहना, ठीक है। देखो विकर्ण कैसे निकालते हैं, इस कोने से इस कोने को मिलाओ और इस कोने से इस कोने को मिलाओ, तो ये जो लाइन बना है ये विकर्ण कहलाता है। अब मुझे इसको पता करना है विकर्ण को, तो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो मुझे अब पता करना है ये वाली भुजा कितनी होगी, ये विकर्ण है, तो विकर्ण मुझे पता करना है किसका, आयत का। तो ये आपको पता चल रहा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज है, 90 अंश दिख रहा है ना, तो इसमें समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगता है, याद रखना, मैं इधर बता रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, ये 9th में पढ़ने को मिलेगा, जो तुम लोग को अभी मिल रहा है फिलहाल। पाइथागोरस प्रमेय एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या बोलता है मालूम है, कर्ण का वर्ग, इस विकर्ण को क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कौन है, ये खंबे जैसे खड़ा है उसे लंब बोलते हैं, और नीचे जो लाइन है बेस लाइन उसको आधार बोलते हैं। इसको मैं अलग करके दिखा रहा हूं, इस तरीके से है। तो 90 डिग्री के सामने, याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और यहाँ वाला जो एंगल होता है वो लंब होता है, और नीचे वाला एंगल आधार होता है, बेस, ठीक है। तो इस सूत्र में यहाँ यूज होगा। अब मुझे विकर्ण पता करना है, ये वाला, तो लंब का वर्ग यानी कि चौड़ाई का वर्ग, विकर्ण पता करना है, तो इसमें हमको फिट करना है, तो विकर्ण, कर्ण की जगह क्या, विकर्ण, तो विकर्ण का वर्ग, ध्यान से देखना सूत्र कैसे आएगा, फिर सूत्र बस को लिखना, आप लोग समझो इधर से, विकर्ण का वर्ग लंब, तो लंब की जगह कौन है, लंबाई या चौड़ाई जो भी मान लो, तो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग होगा, ठीक। और मुझे विकर्ण का मान पता करना है, तो ये वर्ग है, तो इसको अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो वर्गमूल में जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, इस तरीके से इसका सूत्र निकल के आएगा विकर्ण का। तो यहाँ अब यही को लिखने वाला हूं, तो विकर्ण का सूत्र होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। समझ में आया कैसे निकला, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग पूरे का वर्गमूल, तो ये हो गया विकर्ण का सूत्र। तो आयत का तीनों चीज को याद रखना, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का विकर्ण कितना होता है। आयत का परिमाप समझ में आया, परिभाषा, वर्ग के बारे में आप देखेंगे तो इसमें भी परिभाषा को समझना सबसे पहले, वर्ग में क्या होता है, ध्यान से डायग्राम को देखना, ठीक है। इसमें क्या होती है, चारों भुजा क्या होती है, बराबर, चारों भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये भुजा ए है, अगर मैं इसको ए मानूं तो इसको भी ए, ये भी है, ये भी है, चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और ए बराबर क्या है, भुजा, इस भुजा को मैं क्या नाम दिया हूं, ए, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें भी कोण क्या रहता है, 90 90 90 एंगल ही बनाता है 90 डिग्री का। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगा, ऐसा चतुर्भुज, ठीक है ना भाई, चार भुजा है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो पहला इसका सूत्र बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल किसका, वर्ग का, क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणे में भुजा, इसी को कैसे लिख सकते हैं, भुजा की घात 2,
और इसी को कैसे लिख सकते हैं, a की घात 2। a की घात 2 मतलब भुजा को ही तो मैं a नाम दिया हूं ना, तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र। भुजा गुणित भुजा लिखो या भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 मतलब 2 बार, समझ में आ रहा है ना, भुजा की घात 2 मतलब 2 बार, तो ये निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा, वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। जोड़ो, कितने भुजा दिख रहे हैं, अगर सबको जोड़ूंगा तो a धन a धन a धन a, कितने a दिख रहा है, 4a, तो 4a, और इन दोनों के बीच क्या संबंध है, गुणा का, और a का मतलब क्या है, भुजा, तो 4 गुणा भुजा, ये वास्तव में वर्ग के परिमाप का क्या होता है, सूत्र होता है। तो परिमाप बस को याद रखना, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अब हम इसमें निकालेंगे विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। उसमें भी तीनों चीजें निकाले थे, आयत में भी, इसमें भी 3 चीजें है। विकर्ण मतलब ये पता करेंगे हमको कितना है। तो अभी फिर मैं आपको एक सूत्र बताया था पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी वही लगेगा, ठीक है ना भाई। तो हमको पता करना है विकर्ण, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, घनाधार का वर्ग। समझ में आ रहा है ना भाई, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें विकर्ण पता करूं तो कर्ण का वर्ग यानी कि विकर्ण का वर्ग, तो क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मुझे पता करना है, लंब क्या है, a का वर्ग, आधार क्या है, a का वर्ग। ध्यान से देखना भाई, दो सेम है, यहाँ 1 यहाँ 1 जुड़ के क्या बनेगा, 2a का वर्ग होगा। अब अगर मुझे इस वर्ग को पक्षांतर करना है तो किसमें आएगा, वर्गमूल में, तो 2a का वर्ग। और मुझे विकर्ण पता करना है तो अंदर ध्यान से देखो, a कितने बार है, 2, तो तुम्हें अगर मालूम हुई कि वर्गमूल में क्या होता है कि 2 की जोड़ी में 1 बन के बाहर आता है, तो a डबल है तो a क्या आएगा बाहर और अंदर रुक जाएगा √2, तो बच जाएगा। तो इसका सूत्र क्या निकल के आएगा, वर्ग का विकर्ण का सूत्र निकल के आएगा a√2, और a को क्या माने, भुजा, तो भुजा गुणित √2, इनके बीच गुणा का संबंध है, तो ये सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण का। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है, और वो कैसे निकलता है ध्यान से देखना। इसका एक और सूत्र निकलता है वर्ग का क्षेत्रफल का, विकर्ण का वर्ग बटे 2, ये कैसे निकलता है, इसी का एक और सूत्र है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल का, विकर्ण का वर्ग बटे में क्या होता है 2, इतना सूत्र और होता है। तो कैसे होता है याद रखना, दोनों सूत्र अपने प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सूत्र लगाना है, और वो आता कैसे है, वो सूत्र कैसे आया, विकर्ण का वर्ग बटे में 2, तो ध्यान से देखो यहां से आएगा वर्ग का विकर्ण, ये रहा विकर्ण, इधर ध्यान से देखो विकर्ण, और ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में, हो गया। इधर क्या बचा, भुजा बचा। अब मैं अगर इन दोनों पक्ष को क्या करूं, स्क्वायर करूं, ऐसे वर्ग लगाऊं दोनों साइड, इधर देखो दोनों साइड क्या लगा दिया, वर्ग, तो ये वर्ग दोनों के लिए कॉमन है, तो ऊपर अगर इसको मैं अलग करूंगा तो ये बनेगा विकर्ण का वर्ग, हो गया। और ये वर्गमूल और ये वर्ग खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 2, और इधर बचेगा भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग कौन है, वर्ग का क्षेत्रफल ही तो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि उसका एक और सूत्र निकल के आया, कौन सा, विकर्ण का वर्ग बटे में 2, तो यहां से निकल के जाता है, इसको याद रखना। तो ये वर्ग का विकर्ण है, भुजा √2, और वर्ग का क्षेत्रफल का 2 सूत्र, भुजा की घात 2 या भुजा गुणित भुजा या विकर्ण का वर्ग बटे में 2, इसको याद रखना। तो चलिए इसे नोट कीजिए अब। तो इतना ही आपको क्या करना है, इसमें जानना है। और एक चीज आपको और देखेंगे त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा, फिर आपका ये फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, त्रिभुज ट्रायंगल क्या होता है, तो अच्छे से परिभाषा समझना। ये देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ठीक है। इधर देखो 3 भुजाओं से, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज, ठीक है ना भाई। अब इसको जैसे मैं नाम देता हूँ, ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी, ये वाली भुजा सी,
ठीक है, ये नाम दे दिया इसको। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ऊंचाई देखूं तो ये वाला इसका क्या कहलाएगा, ये वाला इसकी ऊंचाई कहलाएगा, और ऊंचाई को हम नाम देंगे एस। ये क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई है, समझ में आ रहे हैं फिर। तो अब हम इसमें पता करेंगे त्रिभुज कई प्रकार भी होते हैं। तो अगर हम सिर्फ जाने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो, याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2, यानी कि आधा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये नीचे वाला आपका आधार कहलाता है और ये क्या कहलाता है, ऊंचाई। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हमको इसमें पढ़ना क्या है, देखो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज हैं। लेकिन हमको इस चैप्टर में सिर्फ हमको पढ़ना है समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज इसका तो पहले ये समझो, इधर देखो समबाहु त्रिभुज। अब इसी को मैं मान लेता हूं या दूसरा बना देता हूं, चलो नाम से स्पष्ट है, इधर ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा। तो जिसकी सभी भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समान हो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब अगर समबाहु त्रिभुज है तो अब हम इसका पता करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसके परिमाप क्या है। तो मान लेता हूं कि ये वाली भुजा ए है, इधर देखो समबाहु त्रिभुज सभी भुजा क्या होती है, समान, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, होगा कि नहीं, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर बराबर होगी। तो इसको अगर मैं ए माना हूं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्लियर है। अब अगर मैं इसके कोण की बात करूं, यहाँ पर कोण बनाएगा, यहाँ पर कोण बनाएगा, यहाँ पर कोण बनाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 अंश। तो बता सकते हो ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री, 60-60। क्यों, क्योंकि अगर उनकी भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, टोटल मिला के 180। तो इसको याद रखना, समबाहु त्रिभुज कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60। समझ में आ गया। अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे और इसकी ऊंचाई, चौथा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, बस उसके बाद ये आपका त्रिभुज जितना भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ऊंचाई जस्ट है, इसका उल्टा होता है थोड़ा सा, √3 4 की जगह 2 और भुजा का वर्ग की जगह भुजा बस। और इनके बीच क्या संबंध है, भुजा का वर्ग के बीच गुणा, या तो लिख देता हूं गुणा का संबंध है, यहाँ पर गुणा, यहाँ भी ये हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या बताओ, सभी भुजाओं का योग। कितने भुजे हैं, 3, और तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, 3 गुणा भुजा। ये हो गया सूत्र। तो इनको आपको याद रखना है। तो ये त्रिभुज का भी सूत्र हो गया, क्योंकि हमको इसमें समबाहु त्रिभुज पढ़ना है। चलो लिखो।